नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल करेक्ट तक पर। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 13 के कुछ क्वेश्चन जो छूट गए थे टेक्निकल इशू के कारण, उसके आगे कराने वाले हैं, जो आपके लोग के लिए रिवीजन में अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 तक कराए थे। कहाँ तक? 12 तक हुआ था। उसके आगे हम लोग आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 था। इसमें पूछा है, संत सिंगा की भाषा क्या थी? संत सिंगा की भाषा क्या थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या होगा? ऑप्शन ए आप पंजाबी, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी राजस्थानी, ऑप्शन डी निमाड़ी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी निमाड़ी। संत सिंगा की भाषा क्या थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी निमाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे 14 से 16 कह रहा है, अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सवालों का सभी जवाब चुनिए। अनुच्छेद है, जिंदगी के असली मज़े उनके लिए नहीं हैं जो फूलों की छां के नीचे खेलते और सोते हैं, बल्कि फूलों की छां के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ है, ऊँट फटे हुए और सारा बदन पसीने से तर है। पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है जो धूप में खूब सूखा चुका है, वह नहीं रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं है। तो कह रहा, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार निम्न जिंदगी के असली मज़े किनके लिए हैं? उपयुक्त गद्यांश के अनुसार जिंदगी के असली मज़े किसके लिए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जो परिश्रम करते हैं। जिंदगी के असली मज़े किनके लिए हैं? जो परिश्रम करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा, उपयुक्त गद्यांश में किस बात के महत्व को बताया गया है? उपयुक्त गद्यांश में किस बात के महत्व को बताया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रम। श्रम के महत्व को बताया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार जो धूप में खूब सूख चुका है, वाक्य में क्या अभिप्राय है? बीमार होना, रेगिस्तान में रहना, धूप सेकना, कड़ा परिश्रम करना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कड़ा परिश्रम करना। जो धूप में खूब सूख चुका है उसके लिए इससे क्या अभिप्राय है? कड़ा परिश्रम करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है, समास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? कह रहा, बहुब्रीहि समास में दोनों पद गौड़ होते हैं। बहुब्रीहि समास में दोनों पद गौड़ हो, मतलब अन्य तीसरा पद प्रधान होता है। तीसरा पद प्रधान कौन? तीसरा पद प्रधान। तो ये क्या हो जाएगा? सही। ठीक, ये तो सही है। बहुब्रीहि में दोनों पद गौड़ होते हैं। अव्ययी भाव में पूर्ण पद की प्रधानता होती है और समास पद अव्यय होते हैं। तो इसका ये भी सही हो जाएगा, इसका पूर्व पद प्रधान होता है। और कह रहा है, सी में तत्पुरुष समास में अंतिम पद गौड़ होता है। तो गलत है, अंतिम पद गौड़ नहीं होता है। ठीक, तो इसका पूछा था कौन सा गलत है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कवित्व छंद का भेद कौन सा नहीं है? इनमें से कवित्व छंद का भेद कौन सा नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? मतयगंध। मतयगंध। ठीक है, तो इसका कवित्व छंद का भेद कौन सा नहीं है? मतगंध कवित्व छंद का भेद नहीं है। और बाकी देव घनाक्षरी, रूप घनाक्षरी, मनहरण कवित्व छंद के उदाहरण हैं, अरे सॉरी के भेद हैं। कवित्व छंद के भेद क्या है? देव घनाक्षरी, रूप घनाक्षरी और मनहरण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तेरा आग, क्वेश्चन नंबर 19, आग और राग। आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है माखनलाल चतुर्वेदी को, नागार्जुन को, निराला को, रामधारी सिंह दिनकर जी को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रामधारी सिंह दिनकर। आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर जी को आग और राग का कवि कहा जाता है। अब बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञान
ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? तो 1972 ईस्वी में 1972 ईस्वी में उर्वशी के लिए। किसके लिए? उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया रामधारी सिंह दिनकर को। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है, करुण रस के देवता इनमें से कौन है? तो करुण रस के देवता इनमें से कौन है? तो ऑप्शन ए है महेंद्र, ऑप्शन बी है यम, ऑप्शन सी है कामदेव, ऑप्शन डी है गंधर्व। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यम। करुण रस के देवता कौन है? यम। ठीक है, और बात करते हैं वीर रस के देवता कौन है? वीर रस के देवता की बात करते हैं। वीर रस के देवता तो महेंद्र हो जाएगा या इंद्र। वीर रस के देवता पूछे तो इंद्र है, और करुण रस के यम है। ठीक है, और श्रृंगार रस के देवता कौन है? तो श्रृंगार रस के देवता हो जाएंगे विष्णु। कौन हो जाएंगे? विष्णु। पिछली बार पूछा गया था करुण रस के देवता, तो यम हो जाएगा। अब की बार पूछ सकता है वीर रस के देवता कौन है? वीर रस के देवता महेंद्र या इंद्र, और श्रृंगार रस के विष्णु, और अद्भुत रस के देवता तो अद्भुत रस के देवता पूछे हम बात करें अद्भुत रस के देवता, तो अद्भुत रस के देवता क्या हो जाएंगे? गंधर्व। क्या हो जाएंगे? गंधर्व या ब्रह्मा। ठीक, करुण रस के देवता कौन है? यम। ठीक, और बात करें हम श्रृंगार रस के देवता कौन किसे माने जाते हैं? तो विष्णु जी को श्रृंगार रस के देवता माने जाते हैं। और अद्भुत रस के देवता कौन से माना जाता है? गंधर्व या ब्रह्मा जी को अद्भुत रस का देवता माना जाता है। वीर रस का देवता महेंद्र या इंद्र को माना जाता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा मैंने आम खाया। क्या? मैंने आम खाया है। मैंने आम खाया है। यह वाक्य इनमें से किसका उदाहरण है? मैंने आम खाया है, यह वाक्य इनमें से किसका उदाहरण है? अपूर्ण भूत का, संदिग्ध भूत का, आसन्न भूत का, ऑप्शन डी सामान्य भूत का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आसन्न भूत का। मैंने आम खाया है, तो इसमें कौन सा किसका आसन्न भूत का उदाहरण है। अब बात करते हैं आसन्न भूत किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप में यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है। क्रिया कुछ समय पहले, क्या क्रिया कुछ समय पहले पूर्ण हुई है, कुछ समय पहले पूर्ण हुई है, तो वहाँ पे आसन्न भूतकाल होता है। जैसे ममता अभी गई है, ममता अभी गई है। क्या? ममता अभी गई है। मैंने सेब खाया है, मैंने सेब खाया है। मैंने आम खाया। यह वाक्य इनमें से किसका उदाहरण? आसन्न भूत। आसन्न भूत मतलब जो कि क्रिया कुछ समय पहले पूर्ण हुई है, उसे आसन्न भूत कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा मुख्यमंत्री ने घोषणा की, इस वाक्य को कर्मवाच्य में बदलने पर क्या होगा? मुख्यमंत्री ने घोषणा की, इस वाक्य को कर्मवाच्य में बदलने पर क्या होगा? तो क्या वो मुख्यमंत्री ने घोषित किया, मुख्यमंत्री घोषित करते हैं, मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई, मुख्यमंत्री ने घोषणा कही। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने घोषणा की, इसको कर्मवाच्य में बदलने के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है,
इनमें से कागज शब्द का बहुवचन क्या होगा? इनमें से कागज शब्द का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए कागज ही होगा, कागजें होगा, कागजों होगा, कागजात। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कागजात। कागज शब्द का बहुवचन कागजात होता है। क्या होता है? कागजात। ठीक। हम पूछे नदी का, नदी का बहुवचन क्या होता है? नदी का बहुवचन नदियाँ। क्या हो जाएगा? नदी का नदियों। ठीक। अब नदी एक वचन है, बहुवचन? नदी एक वचन, सॉरी, नदी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। नदी शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, इनमें से कह रहा है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ऑप्शन ए दीपक, ऑप्शन बी दीठ, ऑप्शन सी तिलक, ऑप्शन डी तैल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दीठ। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दीठ। दीठ शब्द तत्सम नहीं है या तद्भव है। अब बात करते हैं दीपक। दीपक का तद्भव क्या हो जाएगा? दिया। क्या हो जाएगा? दिया। दीपक, दीपक एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा दिया। तिलक, तिलक का क्या हो जाएगा तद्भव? टीका। क्या हो जाएगा? टीका। तैल का तद्भव क्या हो जाएगा? तैल का तद्भव क्या हो जाएगा? तेल। क्या हो जाए? तेल। और दीठ, जो कि एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? दृष्टि। दृष्टि, दृष्टि का तद्भव क्या होता है? दीठ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। कह रहा है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन ए वहाँ केवल दो लोग ही थे, ऑप्शन ए वहाँ केवल दो ही लोग थे, ऑप्शन बी दो लोग केवल वहाँ थे, ऑप्शन सी वहाँ केवल दो लोग थे, केवल वहाँ दो लोग थे। तो इसमें कौन सही हो जाएगा? पहला दिया वहाँ केवल दो लोग ही थे, दो लोग केवल वहाँ थे, वहाँ केवल दो लोग थे, केवल वहाँ दो लोग थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वहाँ केवल दो लोग थे। तो ऑप्शन सी, वहाँ केवल दो लोग थे, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है, गरीबों को वस्त्र दो, गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कौन सा कारक है? गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कौन सा कारक? अपादान कारक, करण कारक, अधिकरण कारक, संपादान कारक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या होगा? ऑप्शन डी, संप्रदान कारक। गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान कारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा, इनमें से चीफ की दावत क्या? इनमें से चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? इनमें से चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है ज्ञान रंजन, ऑप्शन बी भीष्म साहनी, ऑप्शन सी दूधनाथ सिंह, ऑप्शन डी राजेंद्र यादव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भीष्म साहनी। चीफ की दावत कहानी के रचनाकार भीष्म साहनी जी हैं। कौन है? भीष्म साहनी जी। भीष्म साहनी की अन्य कहानियाँ कौन कौन सी हैं? तो खून का रिश्ता, खून का रिश्ता, खून का रिश्ता किसका है? कहाँ किस की कहानी है? तो भीष्म साहनी जी की। और पटरियाँ, पटरियाँ किसकी कहानी है? भीष्म साहनी जी की। आदि इनकी कहानियाँ हैं। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा, पाली भाषा के सर्वप्रथम, पाली भाषा, पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन है? पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी पाणिनि, ऑप्शन सी कच्चायन, ऑप्शन डी हेमचंद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कच्चायन। कौन हो? पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन है? कच्चायन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक उपन्यासकार नहीं है? ऑप्शन ए
इलाज चंद्र जोशी, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी श्रीलाल शुक्ल, ऑप्शन डी हरिवंश राय बच्चन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन, एक उपन्यासकार नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनाफरी, बनाफरी इनमें से किस बोली की उपबोली है? बनाफरी इनमें से किस बोली की उपबोली है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। बनाफरी ना कि कौरुई की है, ना बघेली की, ना ब्रज की। तो इसका सही जवाब डी, इनमें से कोई नहीं। तो बनाफरी तो किसकी उपबोली है? बुंदेली बोली की। किसकी? बुंदेली बोली की उपबोली बनाफरी है। और बात करते हैं बुंदेली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। बुंदेली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। किसके? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से स्थितिवाचक अव्यय कौन सा है? इनमें से स्थितिवाचक अव्यय कौन सा है? ऑप्शन ए यहाँ, ऑप्शन बी वहाँ, ऑप्शन सी जहाँ, ऑप्शन डी बाहर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बाहर। स्थितिवाचक अव्यय कौन सा है? तो ऑप्शन डी बाहर। ठीक है। हम स्थानवाचक यहाँ, वहाँ, जहाँ, ये सब स्थानवाचक अव्यय के उदाहरण हैं। स्थानवाचक। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? निर्देशक चिन्ह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए निर्देशक चिन्ह। हम बात करते हैं हंस पद की। तो ये कब लगाया जाता है? त्रुटिबोधक वाक्य के लिए। ठीक। विस्मयादिबोधक चिन्ह कौन सा होता है? तो ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। ठीक। और बात करें उद्धरण चिन्ह की, तो ये उद्धरण चिन्ह है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? इनमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए है श्याम बहुत तेज दौड़ता है, ऑप्शन बी मोहन खाता है, ऑप्शन सी सोहन केला खाता है, ऑप्शन डी राम तेज दौड़ता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। सोहन केला खाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सोहन केला खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है। कह रहा चिराग तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरा इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? चिराग तले अंधेरा इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? दूसरों को प्रकाशित करना, आत्म प्रकाशन, अपनी बुराई न देखना, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चिराग तले अंधेरे का लोकोक्ति का अर्थ है अपनी बुराई ना देखना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द सांप का पर्यायवाची है? सांप के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? भुजंग होते हैं। क्या? भुजंग, विषधर, उरग, नाग, अहि, आभोग और क्या? गोकर्ण आदि। सांप के पर्यायवाची कौन? भुजंग, विषधर, उरग, नाग, अहि, अभोग, गोकर्ण। तो इनमें से कौन सा हो सांप का पर्यायवाची शब्द है? तो उपयुक्त सभी सांप के पर्यायवाची हैं। अहि भी है, अभोग भी है, गोकर्ण भी है सांप का पर्यायवाची। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है। कह रहा है किस इतिहासकार ने कवियों का वर्णानुक्रम से रखा है? किस इतिहासकार ने कवियों का वर्णानुक्रम से रखा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गारसा दतासी ने कवियों का क्रम वर्णानुक्रम में रखा है। कैसे रखा है? वर्णानुक्रम में। ये एक फ्रेंच विद्वान थे।
कैसे विद्वान? एक फ्रेंच विद्वान थे। इनकी पुस्तक का नाम है इस्तवार। दाला इस्तवार दाला लिटरेत्यूर 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 हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी इनकी पुस्तक का नाम है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से अपील शब्द क्या है? कह रहा है इनमें से अपील शब्द क्या है? देशज है, विदेशज है, तद्भव है, तत्सम है। आप लोग बताइए क्या है अपील शब्द? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विदेशज। अपील शब्द क्या है? विदेशज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 25। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो हो जाएगा 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द स्वाधीनता का पर्यायवाची है? तो इसमें से स्वाधीनता का पर्यायवाची क्या है? स्वाधीनता का पर्यायवाची होता है स्वतंत्रता। और क्या होता है? आज़ादी और स्वाधिकार अधिकार। तो पूछा स्वाधीनता का पर्यायवाची क्या है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्वतंत्रता। स्वाधीनता का पर्यायवाची स्वतंत्रता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, इनमें से कौन सा शब्द हिंसा का विलोम है? तो इनमें से कौन सा शब्द हिंसा का विलोम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अहिंसा। हिंसा का विलोम अहिंसा होता है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं अशांति की। शांति की विलोम अशांति होती है। शांति की विलोम अशांति होती है। ठीक, जीवन का विलोम पूछें, जीवन का विलोम क्या होता है? तो जीवन का मृत्यु हो जाएगा। और मनुष्य का पूछें, मनुष्य का विलोम क्या होता है? मनुष्य का राक्षस हो जाएगा। ठीक, आशा करते हैं आप आज का टॉपिक सिर्फ समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आप लोग को पूर्ण समझ में आया होगा। इसी पे अपने क्लास को वाणी को विराम देते हुए जय हिंद।